चलो जी, पढ़ाई करते हैं। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। कौन सा चैप्टर था जी? चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 9.32। सीजी टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 से हमें पढ़ना था, है ना जी। पेज नंबर 9.32, सीजी टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, रिकमेंडेशन कौन दे रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? नहीं, कौन दे रहा है? एनएफआरए। किसको दे रहा है? सीजी को। एडन बना कौन रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सीजी ही बना रहा है। कौन बना रहा है जी? सीजी ही बना रहा है। और एनएफआरए के पास किसकी रिकमेंडेशन आती है? आईसीआई की। तो वही लाइनें यहाँ पे वापस रिपीट हो रही होंगी। सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट empower the CG to prescribe the accounting standard or any addendum thereto as recommended by the ICI in consultation with and after examination of the recommendation made by NFRA। ठीक है जी। तो कौन बनाएगा? सीजी बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या कोई इसमें एडेंडम। एडेंडम का मतलब कोई चेंजेस या बाद में कुछ उसमें और डालना है तो वो भी सीजी डालेगा। आईसीआई देगा रिकमेंडेशन एनएफआरए से बात करके, या एनएफआरए देगा आईसीआई से बात करके। प्रोविजो टू सेक्शन 133 सजेस्ट until the NFRA is constituted। जब तक NFRA नहीं बनाता। NFRA कब बना है वैसे? 2018। तो मुझे भी याद है, ये नहीं पता 1 अक्टूबर 2018। तो खुशबू बोल रही है तो 1 अक्टूबर 2018 ही होगा। ठीक है जी। तो अगर एनएफआरए बनने से पहले क्या होता था? सीजी में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम एज रिकमेंडेड बाय द आईसीए इन कंसल्टेशन विद एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय नेशनल एडवाइजरी कमेटी। पहले कौन होती थी जी? नेशनल एडवाइजरी कमेटी। वो और आईसीए आपस में बात करते थे और सीजी को बोलते थे और सीजी बना देता था। अब नेशनल एडवाइजरी कमेटी हट गई और कौन आ गया जी? एनएफआरए आ गया जी। चलो जी। नोट, exercising the power conferred under section 133, the MC on behalf of CG has notified companies accounting standard rule 2021 and companies Indian accounting standard rule 2015। ठीक है जी। 15 और 21 के दो रूल्स आ चुके हैं। और रूल्स कौन लेके आता है? एमसी, मिनिस्ट्री। तो सीजी ने पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? मिनिस्ट्री को कर रखी है। रेगुलेशन 48 ऑफ द सेबी LODR regulation supplement the provision to section 133 of this act by providing that the listed entity shall comply with all the applicable and notified accounting standard from time to time। क्या listed entity comply करेगी? नहीं करेगी इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? बिल्कुल करेगी। उसके लिए सेबी रेगुलेशन में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रेगुलेशन 48 में लिखा हुआ है कि लिस्टेड एंटिटी को नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने हैं। अगर ये नहीं लिखा होता इस रेगुलेशन में तो भी क्या लिस्टेड एंटिटी को करना पड़ता? बिल्कुल करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? क्योंकि लिस्टेड कंपनी भी है तो कंपनी, तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है तो लिस्टेड कंपनी को भी कंप्लाई करना है। लेकिन ये कंफर्मेशन, डबल कंफर्मिंग हो गया कि आपको भी करना ही है, तो रेगुलेशंस में भी लिख दिया है। ठीक है जी। अब एकदम नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा सेक्शन 134 से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है जी। इस पे आपको ग्रिप होनी चाहिए अच्छी खासी। चलो जी, सेक्शन 134। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? स्टार्टिंग से बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, चेंज इन इक्विटी। और नोट्स टू अकाउंट में सब कुछ आ गया डिस्क्लोजर वगैरह। कैश फ्लो की एप्लीकेबिलिटी, एक्सेप्ट ओपीसी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप। प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप वाली, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के लिए भी वो है। और एक और थी, स्मॉल बोल दी, प्राइवेट बोल दी, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी ओपीसी भी है। ओपीसी प्राइवेट, स्मॉल, गवर्नमेंट। प्राइवेट कौन सी वाली? जो स्टार्टअप है। ठीक है जी। चलो जी, सेक्शन 134। अगली है बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट के बारे में आज तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए बोर्ड का मतलब क्या है। डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट जी? डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। ठीक है जी। 129 में ये सब पढ़ा था ना हमने कि फाइनेंशियल कैसे बनने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस होनी चाहिए। यहाँ पे होगी साइनिंग की बात करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा। ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसेक्शन 1, 2 एंड 7। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। चेयरपर्सन कौन करेगा जी? चेयरपर्सन ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। जिस चेयरपर्सन को किसने ऑथराइज किया है? बोर्ड ने ऑथराइज किया है। फिर लिखा हुआ है ऑब्लिक 2 डायरेक्टर 1 शैल बी एमडी, या फिर 2 डायरेक्टर और उनमें से एक क्या होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर कंपनी ने एमडी अपॉइंट किया है तो अगर आपने चेयरपर्सन को ऑथराइज कर दिया तो चेयरपर्सन से साइन करवा लो,
या फिर 2 डायरेक्टर से उनमें से एक क्या होगा जी, एमडी होगा। ठीक है जी। फिर कह रहा है सीईओ, सीएफओ एंड सीएस, इन सबके बीच में एंड लिखा हुआ है, इन सबके बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। और किसके बीच में है, चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर, उनके बीच में और है, बाकी सब में एंड है। एंड का मतलब सारे फाइनेंशियल साइन करेंगे। सीईओ है तो सीईओ भी करेगा, सीएफओ है तो सीएफओ भी करेगा, सीएस है तो सीएस भी करेगा। ठीक है जी। अब सेक्शन से पढ़ लेते हैं, डायग्राम से इतना अच्छा समझ ना आया हो तो। एज पर सबसेक्शन 1, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall be approved by the board of directors before they are signed on behalf of the board for the submission to the auditor for his report at least by, पहले बोर्ड अप्रूव करेगा, मतलब पहले क्या होगी, जब भी आपके फाइनेंशियल बोर्ड रिपोर्ट बनेंगे तो बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी जी, बोर्ड मीटिंग। उसमें क्या होगा, इनको हम अप्रूव करेंगे, बोर्ड अप्रूव करेगा इसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को। फिर उसको साइन करेगा, बोर्ड ही साइन करेंगे। और बोर्ड के बिहाफ पे कौन साइन करेगा, या तो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी अगर उसको ऑथराइजेशन मिली हुई है तो, या फिर 2 डायरेक्टर, उनमें से एक क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड सीईओ एंड सीएफओ एंड सीएस वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड, जहां जहां वो अपॉइंट हुए हैं। हर कंपनी में सीईओ नहीं होता, हर कंपनी में सीएफओ नहीं होता, हर कंपनी में सीएस नहीं होता, लेकिन अगर जहां पे है तो वहां पे इनसे साइन करवाना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो कौन साइन करेंगे, या तो चेयरपर्सन से करवा लो, या फिर 2 डायरेक्टर, उनमें से एक क्या होना चाहिए, एमडी। और एमडी भी अगर है तो, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इफ एमडी होना भी जरूरी। ये हो गई हमारी फाइनेंशियल्स की साइन। ठीक है जी, फाइनेंशियल ये लोग साइन कर देंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स भी होते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी आल्सो नीड टू बी अप्रूव्ड इन द सिमिलर मैनर, सेम मैनर जो ये था उसी में इनको भी कौन साइन करेगा, वही बात, चेयरपर्सन अगर है तो चेयरपर्सन, या फिर 2 डायरेक्टर, उनमें से एक एमडी इफ एनी, उसके बाद में सीईओ, सीएफओ, सीएस। ठीक है जी। सबसेक्शन 2 रिक्वायर्स द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में क्या अटैच होनी चाहिए, ओ इफ इन केस ऑफ ओपीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव्ड ओनली बाय 1 डायरेक्टर। ये जो ओपीसी में कितने डायरेक्टर की जरूरत है, क्यों लिखा हुआ है ऐसा, बस यही सुनना चाहता था मैं, होता ही एक है। हाँ, देखो होता एक ही नहीं है, वो तो 15 सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक होता है, तो हो सकता है एक ही अपॉइंट किया हुआ है तो एक ही साइन कर देगा। सबसेक्शन 2 रिक्वायर्स द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अटैच करना है हमें, ऑडिटर रिपोर्ट अटैच करनी है। ठीक है जी। Further, subsection 7 provide a signed copy of every financial statement, including consolidated financial statement, if any, shall be issued, circulated or published along with a copy of। मतलब कभी भी अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर रहे हो, या सर्कुलेट कर रहे हो, या पब्लिश कर रहे हो, ये चाहे कंसोलिडेटेड है, उसके साथ में सारी चीजें आपको लगानी है जो नीचे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, नोट्स, सारे नोट्स लगे होने चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट लगी होनी चाहिए, एंड बोर्ड रिपोर्ट भी लगी होनी। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर रहे हो, तो अगर कंसोलिडेटेड है तो कंसोलिडेटेड भी लगाओ साथ में, नोट्स अकाउंट सारे लगे होने चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट लगी होनी चाहिए, एंड बोर्ड रिपोर्ट भी लगी होनी चाहिए। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 4 पढ़ेंगे एक बार, सारे पढ़ लिया। क्या कह रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड वांट्स टू सर्कुलेट अनऑडिटेड अकाउंट्स बिफोर द एजीएम। एजीएम से पहले क्या सर्कुलेट करना चाह रहे हैं, वो अनऑडिटेड। लेकिन अभी अभी हमने सबसेक्शन 7 पढ़ा, वहां क्या लिखा हुआ था, ऑडिटर रिपोर्ट लगी होनी चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट लगानी है आपको, नोट्स भी लगानी है, तो अनऑडिटेड आप सर्कुलेट नहीं कर सकते हो। तो यही लिखा हुआ है जी, आपको पहले अनऑडिटेड को कहाँ लेके जाना है, ऑडिट करवानी है, एजीएम में लगाना है उनको। एजीएम के बाद में जब भी सर्कुलेट करोगे तो नोट्स टू अकाउंट लगे होने चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट लगी होनी चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट लगी होनी चाहिए, तभी आप सर्कुलेट कर सकते हो। खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सर्कुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है जी। ऐसा क्यों बोला होगा कि इन्होंने कि आप अनऑडिटेड नहीं कर पा रहे, ऑडिटर रिपोर्ट लगाने की क्या जरूरत है, यार अनऑडिटेड बोर्ड ने बनाई है, अब वो उसको सर्कुलेट करने लग गए, तो क्या उसमें कुछ गलतियां नहीं हो सकती, हो सकती है, उन्होंने फिगर्स बढ़ा चढ़ा के बता रखी हो। अब सामने वाला तो उस फाइनेंशियल को रिलाई कर जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऑडिटेड इन्होंने चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट लगी होनी चाहिए। जैसे ही ऑडिटर रिपोर्ट लगेगी तो वो क्या हो जाएगी, ऑडिटेड हो जाएगी। साथ में आपको बोर्ड रिपोर्ट भी लगानी है और नोट्स भी लगानी है। ठीक है जी। It therefore follows that unaudited account cannot be sent to member or unaudited account cannot be filed with the registrar of companies. So such an act of ABC is not tenable. तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है जी। यहाँ तक बोर्ड रिपोर्ट सबसेक्शन 3 3A
एंड 4 रीड विद रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल 2000। चलो जी, बोर्ड रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू द स्टेटमेंट लेड बिफोर अ कंपनी इन जनरल। कंटेंट ऑफ बोर्ड, अब बोर्ड रिपोर्ट भी कहाँ जाएगी, एजीएम के अंदर जाएगी अप्रूवल के लिए, ठीक है जी। कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अब इसमें ना बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है बोर्ड रिपोर्ट का, अब एक एक करके सारा पढ़ते हैं। ओपीसी के लिए अलग है, स्मॉल के लिए अलग है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या होगा। 134 सबसेक्शन 3 रीड विद रूल। बोर्ड रिपोर्ट मतलब डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। अब डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अलग से दे दी है, अब वो क्या दे रही है, अपनी रिपोर्ट दे रही है। तो फाइनेंशियल के अलावा कंपनी की सारी डिटेल किसके अंदर होगी, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, क्या होगा उसके अंदर, वेब एड्रेस इफ एनी वेयर एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 92, पढ़ा हुआ है हमने 92, एनुअल रिटर्न पढ़ी हुई है ना, हैज बीन प्लेस्ड। आपने अपनी कंपनी की एनुअल रिटर्न अगर अपनी वेबसाइट पे डाली है तो उस वेबसाइट का वेब एड्रेस बोर्ड रिपोर्ट में डाल देना कि हमारी एनुअल रिटर्न अगर किसी को भी देखनी है तो इस पे क्लिक करे और वहां जाके देख, ठीक है जी। तो वेब एड्रेस आपको डालना। नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, पिछले फाइनल में जिस साल की ये बोर्ड रिपोर्ट बन रही है, अगर मैं आज बोर्ड रिपोर्ट बनाऊंगा, आज मतलब अगर मैं सितंबर या अगस्त के अंदर हूं तो मैं बोर्ड रिपोर्ट बनाऊंगा, तो कौन से पीरियड की होगी वो, सितंबर या अगस्त 24 के अंदर मैं बोर्ड रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो 23-24 की जो फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा उसी की बोर्ड रिपोर्ट, उसी की फाइनेंशियल। तो बोर्ड रिपोर्ट में मेरे को मीटिंग डालनी है किसकी, बोर्ड की कितनी मीटिंग हुई है पूरे साल में, कौन से साल में, 23-24 में, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट किसकी बन रही है, 23-24 की बन रही है, तो कितनी मीटिंग्स हुई है वो मेरे को डालनी पड़ेगी। वैसे लिख लो इसके आगे 4 मीटिंग बोर्ड की हर साल होनी, कितनी होनी चाहिए जी, एटलीस्ट 4। इसमें और भी चीजें हैं लेकिन हमारे कोर्स में ना बोर्ड पे इतनी डिस्कशन नहीं हुई है, मीटिंग्स के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं हुई है, तो हम अभी के लिए इतने पढ़ेंगे कि 4 मीटिंग चाहिए ही चाहिए। डीआरएस, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डायरेक्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डीआरएस अभी पूरा आएगा आगे, 4 पॉइंट का डीआरएस है। अगर बोर्ड रिपोर्ट में वो क्वेश्चन पूछते हैं कंटेंट में तो ये डीआरएस पे क्वेश्चन पूछते हैं। डीआरएस का कंटेंट अभी आगे आने वाला है तो वहां पे देखेंगे डीआरएस क्या है। गुड फेथ में काम करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करे, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस करे, ये सारी उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर्स अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143, क्या ये किसी ने ऑडिटर्स आपने पढ़ा हुआ है, याद है आपको, फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, क्या था, फ्रॉड, हाँ हाँ, इतना तो जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना वो भी इस लाइन को पढ़ के बता देगा, फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, ऑडिटर ने जो फ्रॉड ढूंढा है वो उसको रिपोर्ट करना है, किसको बताएगा, और किसी को भी बताता है, किसको, एनसीएलटी को, रजिस्ट्रार को। चलो जी पढ़ लेते हैं, अभी जब आप ऑडिटर पढ़ोगे तो आपको बाकी समझ आ जाएगा क्या कह रहे हैं। ऑडिटर को फ्रॉड रिपोर्ट करना होता है, देखो देख दो तरीके के फ्रॉड होते हैं, जब भी हम ऑडिटर चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होता है, एक होता है 1 करोड़ से कम, एक होता है 1 करोड़ से। तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा है मतलब बड़ा अमाउंट है तो किसको बताना है, सीजी को बताना है। 1 करोड़ से कम है तो किसको बताना है, डायरेक्टर्स को बताना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू द सीजी। तो यहाँ पे लिख लो 1 करोड़ से कम वाले की बात हो रही है, हाँ हाँ 1 करोड़ से कम वाले की बात हो रही है। तो 1 करोड़ से कम वाला बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा अगर ऑडिटर ने फ्रॉड बता दिया। हाँ तो 1 करोड़ दिया हुआ है उन्होंने, अगर 1 करोड़ से नीचे है तो बोर्ड को बता दो, बोर्ड अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डालेगा। जब बोर्ड बोर्ड रिपोर्ट में डालेगा, क्या ये बोर्ड रिपोर्ट सारे शेयर होल्डर के पास जाएगी, नहीं जाएगी, हर फाइनेंशियल के साथ जाएगी, हर फाइनेंशियल के साथ जाएगी। तो जब हर फाइनेंशियल के साथ जाएगी तो सारे शेयर होल्डर्स को पता लग जाएगा। बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके साथ में बोर्ड रिपोर्ट दे रहे हैं तो उनको भी पता लग जाएगा कि फ्रॉड हुआ है, ऑडिटर ने बताया था फ्रॉड। और इनको ये भी डालना पड़ेगा क्या एक्शन लिए हमने इसके अगेंस्ट में। हाँ जी, हाँ जी, कुछ आप 1 करोड़ 1 करोड़ में बोल रहे थे। हाँ हाँ 1 करोड़ से बड़ा फ्रॉड 1 करोड़ से कितने का भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है ना, उस कंपनी में बिजनेस ही नहीं हो रहा है 1 करोड़ का फ्रॉड कहाँ से होगा। ठीक है जी, चलो जी। तो यहाँ पे कौन से वाला फ्रॉड है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। बाकी जब हम ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ेंगे तो ये चीजें हम ढंग से पढ़ लेंगे क्या होता है। पर ऑडिटर रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताना है, बोर्ड को क्या बताना है कि हमारी कंपनी में फ्रॉड पकड़ा गया है, किसने पकड़ा है, ऑडिटर ने पकड़ा है, और फ्रॉड कितना है 1 करोड़ से कम। ये स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट में होनी चाहिए। अगली लाइन, स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिलेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या कह रहा है ये, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, क्या नाम सुना है कभी आपने आज से पहले, जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं,
बड़ी बड़ी कंपनीज, इसकी भी एप्लीकेबिलिटी है। अब हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है। कंपनी से खाली उसका एक ही लेना देना है, क्या? जो उसको हम डायरेक्टर की फीस देंगे, वही उसका लेना देना है। उसके अलावा कंपनी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे डायरेक्टर को क्यों अपॉइंट करते होंगे बोर्ड पे? ऐसे डायरेक्टर को क्यों रखते हैं जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं नहीं, वो काम अच्छे से करेगा ना, वो किसी दूसरे की गलती बताएगा। कहाँ पे पढ़ा था? ऑडिटर के लिए पढ़ा है आपने? तो पढ़ा ही नहीं, आपने कहाँ पढ़ा? डिबेंचर ट्रस्टी। अभी ये क्या कह रहे हैं, कुछ कुछ कंपनियां हैं जिनको अपने बोर्ड पे ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं? यार एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई तो पूरा सोसाइटी इन्वॉल्व हो गया, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो गए। जब बहुत सारे स्टेक होल्डर हो गए तो उनकी भलाई के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करवाया कंपनी से। क्यों, कैसे भलाई करेगा? भाई उसका कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। जब उसका कंपनी से कोई वास्ता नहीं है तो जैसे कंपनी में कुछ गलत होगा ना, वो पकड़ लेगा, वो कहेगा ये गलत कर रही है और वो रिपोर्ट कर देगा। इसलिए कुछ कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। तो आपको क्या देना है? एक स्टेटमेंट देनी है, किसके ऊपर? डिक्लेरेशन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दी है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेगा कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ। वो क्या बोलेगा? मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो आप बोर्ड रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए कि हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दी है कि वो इंडिपेंडेंट है, और रियल में वो इंडिपेंडेंट ही है, उसने सेक्शन 149 कंप्लाई करा है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट, इन केस ऑफ अ कंपनी कवर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 178, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, कंपनीज पॉलिसीज ऑन डायरेक्टर appointment and remuneration, including criteria for determining qualification, positive attributes, independence of a director and other materials provided under subsection 3 of section 178। ये वाला पॉइंट पहले तो डालना किसको है? ये पॉइंट किसको डालना है? उन्हीं कंपनी को डालना है जिनको नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी बनानी है या फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी है। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन मतलब क्या हुआ इसका? देखो कमेटी समझते हो ना क्या है? कमिटीज का मतलब क्या है? एक तो बोर्ड हो गया हमारा जो सारी ड्यूटीज करेगा। अब कंपनीज एक्ट ने बोला है कुछ कमेटी भी बना दो, ऑडिट कमेटी बना दो। ऑडिट कमेटी किसके लिए? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए। ये ढूंढ के लाएगा ऑडिटर कौन सा होना चाहिए। अब ये नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी क्या है? ये बताएंगे कि भाई हमारी कंपनी में डायरेक्टर कौन बनेगा, उस डायरेक्टर को सैलरी कितनी देनी है। तो अगर आपकी कंपनी पे एनआरसी लग रही है, मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी लग रही है या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी लग रही है, तो आपको क्या देना है? कंपनी को अपनी पॉलिसी बतानी है। क्या पॉलिसी बतानी है? कि यहाँ पे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट किस हिसाब से होती है, रेम्युनरेशन कितनी होती है, और क्राइटेरिया क्या है, हम किसको डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी, किसी को भी डायरेक्टर बनाने जाएगी कंपनी, तो कंपनी की कोई ना कोई पॉलिसी होगी या नहीं होगी कि भाई इस बंदे को डायरेक्टर बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड है, इसलिए हम इसको डायरेक्टर बना रहे हैं। तो ये काम कौन करेगा? नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी करेगी। अगर आपकी कंपनी पे एनआरसी एप्लीकेबल है या एसआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एप्लीकेबल है, तो आपको इनकी डिटेल अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डालनी है कि हमारी कंपनी की क्या पॉलिसी। ठीक है जी। क्लॉज ई शेल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगेगा। द एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन अडॉप्शन शेल बी एप्लीकेबल टू ओनली दोस कंपनी जिन्होंने डिफॉल्ट किया है। तो जिसने डिफॉल्ट किया है उसके ऊपर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। डिफॉल्ट किसमें? एओसी 4 और एमजीटी 7। ठीक है जी। अभी तक हमने बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट पढ़ा। सबसे पहला क्या था? पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। हाँ, ऐसे ही सबसे पहला क्या था? वेब एड्रेस। किसका वेब एड्रेस बताना है? एनुअल रिटर्न का। हमने अपनी एनुअल रिटर्न कहाँ डाली है वो बताने थी। दूसरा क्या था? कितनी मीटिंग हुई है बोर्ड की, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अगर डिक्लेरेशन दी है तो उस पर एक स्टेटमेंट देनी है हमने कि हाँ उन्होंने, वो है ना इंडिपेंडेंट है, और हम भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। और ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ा है। कौन से वाला फ्रॉड? 1 करोड़ से कम, जो सीजी को रिपोर्ट नहीं करना। और सीजी को कौन सा रिपोर्ट नहीं करते? 1 करोड़ से कम वाला, उसके ऊपर भी आपको लिखना है। और अगर आपकी कंपनी के अंदर क्या एप्लीकेबल है? नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी या फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, तो आपको अपनी पॉलिसी बतानी है। कौन सी पॉलिसी? कि हम डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन देखते हैं, क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देखते हैं, क्या इंडिपेंडेंस देखते हैं। ये सारी चीजें आपको बोर्ड रिपोर्ट में बतानी है। अब आता है explanation or comments by the board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the auditor in his report and by the CS in practice in secretarial audit report। अब क्या कह रहा है? आपको explanation देने हैं, comments देने हैं। किसके ऊपर? कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी रिजर्वेशन या कोई भी एडवर्स रिमार्क किसने दिया हो,
कंपनी के ऑडिटर ने दिया। ऑडिटर मतलब अगर खाली ऑडिटर लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको, कौन सा ऑडिटर? ऑडिटर जब हम ऑडिटर पढ़ेंगे तो हमें वहां पता लगेगा, आप तो बोलो ऑडिट पढ़े हो, ये जो खाली ऑडिटर लिखा हुआ है ये कौन सा ऑडिटर है? कौन से वाला? नहीं नहीं, फर्स्ट। ओ बेटे, ये कौन सा ऑडिटर होता है? जब खाली ऑडिटर लिखा हुआ है, देखो ऑडिट भी कई तरीके की होती है। एज अ सीए आप भी तो ऑडिट करोगे, एज अ सीएस हम भी तो ऑडिट करेंगे, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट वो भी तो ऑडिट करेगा। तो है तो सारे ऑडिटर, लेकिन अगर खाली ऑडिटर लिखा हुआ है मतलब स्टेट ऑडिटर, मतलब कौन? आप लोग, फ्यूचर आप लोग सीए, ठीक है जी, अभी आप लोग नहीं। तो कहीं पे भी अगर ऑडिटर लिखा हुआ है तो कौन सा ऑडिटर? स्टेट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कि एक सीए बनेगा। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? बाय द सीएस इन प्रैक्टिस। सीएस कौन सी ऑडिट करता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। अगर स्टैट ऑडिटर ने कुछ कमेंट्स दे दिए, कमेंट्स कैसे? कोई क्वालिफिकेशन, कुछ गलती बता दी, कोई एडवर्स रिमार्क दे दिया, उसके ऊपर बोर्ड को एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये ऑडिटर ने गलतियां निकाली थी और हमारे ये कमेंट्स है, हमारी ये एक्सप्लेनेशन। अब ये वो ऑडिटर कौन कौन सा हो सकता है? स्टेट ऑडिटर भी हो सकता है और सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी हो सकता है। हाँ मतलब दोनों। अब जरूरत नहीं है ना कि हर कंपनी में सेक्रेटरी ऑडिट एप्लीकेबल हो। स्टैट ऑडिट तो हर कंपनी को करवानी है, लेकिन सेक्रेटरियल ऑडिट हर कंपनी को करवाने की जरूरत नहीं है। दोनों में क्या है? अगर दोनों कंपनी में और ये दोनों ऑडिटर होंगे तो दोनों पे देना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी में सेक्रेटरियल ऑडिटर ही नहीं है तो उस पे कमेंट्स क्या होंगे? होंगे नहीं। ठीक है जी। तो बोर्ड को क्या देने हैं? एक्सप्लेनेशन देने हैं, कमेंट्स देने हैं। किसके ऊपर? अगर कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी गलती, कोई भी रिजर्वेशन या कोई भी एडवर्स रिमार्क किसने दिया है? ऑडिटर ने दिया। ऑडिटर कौन कौन से? स्टेट या फिर सेक्रेटरी। इन पे कमेंट्स या एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। पर्टिकुलर ऑफ लोन, गारंटी और इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186। अब क्या है ना, ये सारे सेक्शन आपने पढ़े तो है नहीं, तो कनेक्टिविटी बनवाना मुश्किल है ना, आप पढ़ोगे ये। तो 186 में अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है, गारंटी दी है, इन्वेस्टमेंट दी है, तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। इसके ऊपर लिख लो इंटर कॉर्पोरेट लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। इंटर कॉर्पोरेट लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी। क्या एक कंपनी, इंटर कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कंपनी को, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देना चाहती है, गारंटी देना चाहती है, सिक्योरिटी देना चाहती है, तो कौन सा सेक्शन कंप्लाई करना पड़ेगा? 186। तो अगर 186 में कोई लोन, गारंटी या इन्वेस्टमेंट दी आपने, तो आपको वो भी बोर्ड रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी कि ये लोन, ये गारंटी, ये सिक्योरिटी हमने दूसरी कंपनीज को। ठीक है जी। नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे कि पूरा कंटेंट बता दो, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। लेकिन जैसे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट हो गया, कौन सा फ्रॉड बोर्ड रिपोर्ट में एक्सप्लेन करना होता है, 1 नंबर में पूछ ले, एमसीक्यू में तो पूछ ही सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे आ सकती है। चलो जी, ठीक है जी। लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट। अब जैसे 186 आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कभी भी आपसे 186 पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में भी नहीं पूछा जाएगा। पर्टिकुलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी रेफर टू इन सेक्शन 188। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आपका एक स्पेसिफिक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 188, जिसको हम बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड मतलब जिसका कंपनी से इंटरेस्ट। अब उसमें पूरी डेफिनेशन दी हुई है, चैप्टर 1 में हम देखेंगे। रिलेटेड पार्टी की भी डेफिनेशन है, रिलेटिव की भी डेफिनेशन। तो रिलेटेड पार्टी की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वो सारे आपको बोर्ड रिपोर्ट में रिपोर्ट करने हैं। उसका फॉर्मेट अलग से दिया हुआ है, क्या? एओसी। तो बोर्ड रिपोर्ट के साथ में एक चीज और लग जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एओसी 2। और एओसी 2 में क्या होगा? रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स और, ठीक है जी। ये चीजें बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए रिलेटेड पार्टी की? जब बोर्ड बताएगा कि इन रिलेटेड पार्टीज के डाल, बोर्ड बताएगा कि ये रिलेटेड पार्टी से, शेयर होल्डर को पता लगेगा ये ट्रांजैक्शन इन्होंने अपने अपने रिलेटेड पार्टी से करी है। मैनेजमेंट वाले चैप्टर में वोटिंग राइट नहीं देते, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसी में से निकल के आता है, वैसे वो रिलेशन से निकल के आता है, तो कनेक्टिविटी बना सकते हो। तो एओसी 2 लगेगा किसके साथ में? बोर्ड रिपोर्ट में। एओसी 2 में क्या होगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सेक्शन कौन सा है? 188। सेक्शन कौन सा है जी? 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का 188। ठीक है जी। स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर। कंपनीज अफेयर का मतलब कंपनी का बिजनेस क्या है, ये भी बोर्ड रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए। कंपनी का ये बिजनेस है, अगर उसमें कोई चेंजेस आए हैं तो वो भी आपको लिखना है। क्या बिजनेस चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। और बिजनेस चेंज करना है तो मेमोरेंडम अमेंड करना पड़ेगा। कौन सा क्लॉज? क्या हो गया, क्या पूछ लिया? ऑब्जेक्ट क्लॉज। कौन सा क्लॉज अमेंड करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज।
द अमाउंट इफ एनी विच इट प्रपोज टू कैरी टू रिजर्व, कंपनी ने कितना पैसा रिजर्व में डाला है वो भी आपको लिखना, ठीक है जी। कितना करना चाहेगी कंपनी, कितना करना चाह रही है, वैसे कौन सा डालते हैं जितना उन्होंने कर दिया। द अमाउंट इफ एनी विच रिकमेंड टू बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, कितना अमाउंट उन्होंने रिकमेंड किया है डिविडेंड के लिए वो भी डालना है। प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि डायरेक्टर क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे, डिक्लेयर कहाँ पे होगा, एजीएम के अंदर होगा। अभी आपने डिविडेंड में नहीं भी नहीं पढ़ा है, लेकिन होता है ऐसे ही, डायरेक्टर क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, अप्रूवल कहाँ मिलता है, एजीएम के अंदर मिल जाता है। Material changes and commitment, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of financial year of the company to which financial statement relate and the date of the report. क्या कह रहा है, अगर कोई भी मटेरियल चेंज आ गए हैं, कब से हम बना रहे हैं 23-24 की बोर्ड रिपोर्ट, तो बोर्ड रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो गया, 31 मार्च 24 को। 31 मार्च 24 से लेके बोर्ड रिपोर्ट कब बन रही है, अगस्त या सितंबर में। इस पीरियड में अगर कोई भी मटेरियल चेंजेस आ गए हैं तो वो भी आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बता दें। फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट से लेके जिस दिन आपने बोर्ड रिपोर्ट बनाई है सारे चेंजेस उसके अंदर बता दें, ठीक है जी। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगो इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में क्या बताना है कि हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितने फॉरेन अर्निंग्स आई है, कितने फॉरेन आउटगो है, मतलब कितना डॉलर हम इंडिया में लेके आए हैं और कितना डॉलर बाहर गया है, वो सब कुछ आपको बताना है। तो इसमें लिखा रहता है कि कंपनी ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्व कर रही है, ऐसे एनर्जी को बचा रही है, लेकिन ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। हमारी कंपनी में कुछ है ही नहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम क्या करेंगे एनर्जी, तो हम डाल देंगे हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। क्या फॉरेन एक्सचेंज हम सब पे एप्लीकेबल होगा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है वो बता देगा इतनी फॉरेन अर्निंग हुई है, इतना फॉरेन आउटगो हुआ है, ठीक है जी। The government company engaged in producing defense is exempted from disclosure under clause, ठीक है जी। ये नहीं बताएंगे, डिफेंस वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि डिफेंस में हमने पढ़ा था सेगमेंट रिपोर्टिंग भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी करने की जरूरत। A statement indicating development and implementation of a risk management policy of the company, including identification of risk in which in the opinion of board may threaten the existence of the company। आपको एक क्या बनानी है जी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनानी है, हर कंपनी को बनानी है, और उसकी स्टेटमेंट आपको बोर्ड रिपोर्ट में डालनी है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना ली है, इंप्लीमेंट कर दी है, और वो रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर पा रही है। रिस्क कौन सी वाली, जिसकी वजह से हमारी कंपनी की एग्जिस्टेंस पे खतरा आ रहा है। बहुत तरीके की रिस्क हो सकती है। कैसी रिस्क हो सकती है, अगर आपकी कंपनी, उसको कैसी रिस्क हो सकती है, क्या ऑडिट में तो पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ी सी नॉलेज, रिस्क कैसी कैसी हो सकती है, कंपनी के ऊपर क्या रिस्क आ सकती है। आप कंपनी चला रहे हो, कोई रिस्क नहीं है आपके ऊपर, कॉम्पिटिटर्स, कंपटीशन सबसे बड़ी रिस्क है या नहीं है। कुछ कंपनियां तो बर्बाद हो गई कंपटीशन में, कौन सी कंपनियां बर्बाद हो गई, अगर आप टेलीको कम्युनिकेशन में चला जाओ, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गया, ये बीएसएनएल हो गई, जब से जियो आया है तो जियो और एयरटेल दो ही बचे हैं। अब हमारे जैसे हैं जो बेचारे वोडाफोन आइडिया चला रहे हैं, वरना तो कौन ही चला रहा है, एक एयरटेल है, एक एयरटेल है, एक वोडाफोन आइडिया भी है। तो कुछ कंपनीज है जो कंपटीशन से खराब हो गई। और क्या रिस्क हो सकती है, तो क्या वोडाफोन आइडिया को अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए, कि हमारे ऊपर कंपटीशन का रिस्क है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको खत्म कर पाए। और बोर्ड रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए क्या, कि हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रखी है। और क्या रिस्क हो सकती है, बिल्कुल गवर्नमेंट पॉलिसी भी रिस्क हो सकती है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आ जाए कि आपका काम ही बंद हो जाए, जो पॉलिथीन बना रहे थे, क्या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके बिजनेस बंद हो गए, नहीं हो गए, हो गए, क्या चल रहे हैं। और क्या हो सकता है रिस्क, पहले वो एक फोन आता था नोकिया का, सबसे छोटा सा, नोकिया 800 या कौन से थे, सबसे ज्यादा वही फोन चलते थे। आज के टाइम में नोकिया के पास कितना मार्केट होगा, अब आपको दिखता है नोकिया का फोन, क्यों नहीं दिखता, टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ा, अपडेट नहीं करा उसने खुद को, डायनामिक एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं किया उसने खुद को, खत्म हो गया। तो ये भी एक तरीके की रिस्क है, अगर आप खुद को अडेप्ट नहीं कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं हो रहे हो, तो ये भी एक रिस्क है। तो उसके ऊपर एक पॉलिसी बनी होनी चाहिए, उसका स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट में होनी चाहिए कि हाँ हमने पॉलिसी बना रखी है। तो चाहे हो या ना हो पॉलिसी, बोर्ड रिपोर्ट में सब क्या लिखते हैं, हमारी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है और वो अच्छे से काम कर रही है, और होती 100 में से 2 कंपनी होगी, ठीक है जी। The details about the policy developed implemented by the company on CSR initiatives taken during the
ईयर। इसी चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे जी, CSR पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल है तो आपको क्या करना है, उसकी पॉलिसी भी बनानी है और उसकी डिटेल बोर्ड रिपोर्ट में होनी है। तो देखो एक तो बोर्ड रिपोर्ट हो गई, बोर्ड रिपोर्ट के नीचे एक अटैचमेंट होगी, कौन सी, सबसे पहले क्या आएगी, AOC2। AOC2 में क्या था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्या आएगी, CSR पॉलिसी की डिटेल भी आएगी, तो CSR पॉलिसी भी बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच होगी अगर आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल है तो। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी भी क्या है, स्टेटमेंट देनी है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है, वो अटैच करने की जरूरत नहीं है। In case of listed company and every other public company having paid up share capital of 25 crore or more calculated at the end of preceding financial year shall include in the report by its board of directors statement indicated the manner in which formal annual evaluation of the performance of the board, its committee and individual director has been। क्या कह रहा है, कौन सी कंपनी के लिए कह रहा है, पहले तो लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी जिसकी कैपिटल कितनी है 25 करोड़ से ज्यादा। अगर लिस्टेड हो गए तो कैपिटल कैपिटल देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक हो तो कैपिटल देखनी है कितनी, 25 करोड़ से ज्यादा। क्या प्राइवेट में एप्लीकेबल है, नहीं है। इनको क्या करना है, इंक्लूड करना है एक रिपोर्ट इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, किस चीज पे, कि कैसे इन्होंने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया है। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का मतलब एनालाइज करना, चेक करना परफॉर्मेंस को। किसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, बोर्ड ने कैसी परफॉर्मेंस करी है, कमिटीज ने कैसी परफॉर्मेंस करी है। कमेटी के नाम कौन कौन से हैं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, नॉमिनेशन रिकमेंडेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी। इनकी परफॉर्मेंस कैसी चली है पूरे साल, या एंड किसकी करनी है, हर इंडिविजुअल डायरेक्टर की भी एवेल्यूएशन करनी है। इसके ऊपर भी आपको अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखना है, स्टेटमेंट देनी है कि हम ऐसे इवेल्युएट करते हैं या हम इवेल्युएट कर रहे हैं किसकी परफॉर्मेंस, सारे डायरेक्टर की मतलब बोर्ड, सारी कमेटीज की, या फिर इंडिविजुअल डायरेक्टर की, सबकी परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होना चाहिए। ये किस पे नहीं लगेगा, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगेगा। कौन सी गवर्नमेंट कंपनी, जिसने डिफॉल्ट ना किया हो। किसमें डिफॉल्ट ना किया हो, AOC4 एंड MGT 7। सच अदर मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 8 ऑफ द कंपनीज अकाउंट। अब रूल 8 में भी कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, जो अभी तक पढ़े हैं वो कहाँ पे लिखे हुए थे, कंपनीज एक्ट में। अब कहाँ पढ़ रहे हैं, जो रूल में लिखे हैं। क्या डालना है जी, फाइनेंशियल समरी और हाईलाइट। क्या डालनी है जी, फाइनेंशियल समरी। फाइनेंशियल समरी मतलब, हाँ मतलब जो आपके फाइनेंशियल जो बन गए उसका क्रक्स आपको बोर्ड रिपोर्ट में डाल देना है। क्रक्स में क्या डालोगे आप, क्या डाल दोगे आप, रेवेन्यू डाल दो जी। सबसे फाइनेंशियल समरी में रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम हो गई, टोटल एक्सपेंसेस डाल दो, अपना प्रॉफिट डाल दो, अपना टैक्स डाल दो, ये आपकी फाइनेंशियल समरी होगी। तो फाइनेंशियल समरी भी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस चेंज हुआ है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं या डायरेक्टर रिजाइन हुआ है वो भी बताना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, एक बोर्ड की स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंटीग्रिटी के साथ, एक्सपर्टीज के साथ या एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है या नहीं, या जिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमने अपॉइंट किया है क्या उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या वो इंटीग्रिटी वाला बंदा है या नहीं है, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट देनी है। एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग द प्रोफिशिएंसी। क्या लिखा हुआ है जी, इंक्लूडिंग द प्रोफिशिएंसी। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। क्या प्रोफिशिएंसी क्या होती है, पहले ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी बन जाता था। आजकल क्या होता है, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उसे पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन प्रोफिशिएंसी मींस प्रोफिशिएंसी ऑफ आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ascertained from the online proficiency self attachment test conducted by the institute। तो जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उसे क्या देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। अब टेस्ट का नाम क्या है, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ अटेस्टमेंट टेस्ट। तो उसने कितना स्कोर किया है उसके अंदर, वो भी आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बंदा प्रोफिशिएंट है, ये वहां से टेस्ट देके आया है। द नेम ऑफ कंपनी विच हैव बिकम और सीज टू बी सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट। क्या जॉइंट वेंचर बनना, सब्सिडी बनना, या एसोसिएट बनना, या इनका हटना, ये चीज शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए। तो ये भी बोर्ड रिपोर्ट में लिखी होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी हमारी सब्सिडी बनी है, कौन सी जेवी बनी है, या कौन सी एसोसिएट बनी है, या कौन सी हट गई है। तो ये भी बताना है। द डिटेल रिलेटिंग टू द डिपॉजिट, कितने डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट करे ड्यूरिंग द ईयर, कितने अनपेड है, कितने अनक्लेम्ड है ईयर एंड पे, वेदर देयर हैज बीन डिफॉल्ट, क्या आपने कोई डिफॉल्ट किया है इनके अंदर, एंड अगर किया है तो कितने केसेस में डिफॉल्ट किया है और कितना अमाउंट उस डिफॉल्ट का है।
ईयर स्टार्टिंग पे है, ईयर एंड पे कितना है और सबसे मैक्सिमम कितना डिफॉल्ट गया है, सब कुछ आपको बताना। ठीक है जी, क्लियर है, कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, बस होने वाला है खत्म बोर्ड रिपोर्ट। फिर आ रहा है डिटेल ऑफ डिपॉजिट व्हिच आर नॉट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ चैप्टर 5। अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और इसमें किसकी कंप्लायंस नहीं करी आपने, चैप्टर 5। चैप्टर 5 हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डिपॉजिट चैप्टर हमारे में है तो हम पढ़ेंगे कि डिपॉजिट की क्या क्या कंप्लायंसेस होती है। अगर आपने नॉन कंप्लायंस करी है तो उसकी डिटेल भी बोर्ड रिपोर्ट में डाल देंगे। सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर, कोई भी आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है, ऑर्डर कौन दे सकता है, या तो ट्रिब्यूनल दे सकता है या कोई कोर्ट दे सकता है, जिसकी वजह से आपका गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो रहा है। गोइंग कंसर्न का मतलब जिससे कंपनी बंद हो, लिक्विडेशन में जा सकती है। तो अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर आया है तो बोर्ड रिपोर्ट में बता देना। क्या बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल अकाउंट से पूरा ज्ञान बांट दिया आपने। फिर आप अकाउंटिंग है गोइंग कंसर्न पे नहीं करोगे, किसके हिसाब से करोगे, लिक्विडेशन के हिसाब से। कैसे ऑर्डर हो सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डर कैसा हो सकता है यहाँ पे जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ जाएगा। मतलब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, या आपके अगेंस्ट में कोई सूट चल रहा है, आपके ऊपर पेनल्टी लग गई 1000 करोड़ की, आपकी कंपनी बेचारी 500 करोड़ की, तो कंपनी कहाँ जाएगी, लिक्विडेशन में जाएगी। तो ऐसे कोई भी ऑर्डर आ जाए तो आपको बताने पड़ेंगे ये ऑर्डर आया और इसकी वजह से हमारी गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ रहा है। डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एडुकेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर आपके ऊपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल है तो इसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या है वैसे, जैसे नहीं नहीं इंटरनल ऐसा कुछ नहीं। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, कंपनी अपने अंदर ही कुछ पॉलिसीज या प्रोसीजर्स बना के रखती है इंटरनली, किसके लिए, कि सारी चीजें तरीके से होगी, इनको क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होगा, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, किसके लिए बनाई गई है वो, ताकि फाइनेंशियल ढंग से बन जाए। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे भी आपको एक स्टेटमेंट, देखो वो तो सीक्रेट हो गए, उनके बारे में तो बोर्ड रिपोर्ट में क्यों बताएंगे। जैसे कोका कोला है, क्या वो बताएगा कभी कि कोका कोला कैसे बनाता है वो एक अलग चीज हो गई। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंशियल अच्छे से बन जाए, उसमें गड़बड़। देखो हमारी कंपनी में एक बंदा है, जितना भी गुड्स आता है उसके पास आ जाता है, वही उसको साइन कर देता है इनवॉइस को, वही अकाउंटिंग एंट्री कर देता है और वही लेजर में पोस्टिंग कर देता है। एक दूसरी कंपनी है, वहां पे गुड्स रिसीव करने के लिए अलग बंदा है, ठीक है जी, अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए अलग बंदा है, लेजर में पोस्टिंग करने के लिए अलग बंदा है और लास्ट में चेकिंग करने के लिए अलग बंदा है। कौन सी कंपनी में अकाउंट ज्यादा अच्छे बने होंगे, जिसमें अलग अलग बंदे। कंपनी ने क्या कर रखा है, ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर रखा है, सेग्रीगेटिंग ऑफ ड्यूटीज, ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल है, ताकि फाइनेंस अच्छे से है। तो इसके ऊपर भी आपको स्टेटमेंट देंगे। अ डिस्क्लोजर एज टू वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एज स्पेसिफाइड बाय द सीजी under subsection 1 of section 1 of 48 of this act is required by the company and accordingly such account are recorded made and maintained। क्या आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है या नहीं है, जिसने ऑडिटर पढ़ा है उसने क्या पढ़ा हुआ है, कॉस्ट रिकॉर्ड भी पढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑडिट भी पढ़ी हुई है ना 148, या नहीं पढ़ा हुआ, 139 146 पढ़ा हुआ होगा। तो जिसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है उसको बताना है कि हाँ मेरे ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड लग रहा है और मैंने सारे कॉस्ट रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन कर रखे हैं। A statement that the company has complied with the provision relating to the constitution of internal complaint committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition Redressal Act 2000। ठीक है जी, जिसके ऊपर ये एक्ट लग रहा है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, इसके लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ती है, जहाँ पे जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो कहाँ पे जाके रिपोर्ट कर देगा, उस कमेटी में रिपोर्ट कर देगा। तो उस कमेटी की डिटेल भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में डालनी है कि हाँ हमने कमेटी बना रखी है। ठीक है जी, जहाँ पे भी शायद 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये कमेटी बनानी पड़ती है। द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर आईबीसी ड्यूरिंग द ईयर अलोंग विद देयर स्टेटस। अगर आईबीसी की कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है तो वो भी बताना है कि आईबीसी में एप्लीकेशन चल रही है और इसका स्टेटस क्या है। द डिटेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन डन एट द टाइम ऑफ वन टाइम सेटलमेंट एंड द वैल्यूएशन डन व्हाइल टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक और एफआई अलोंग विद द रीजंस देयरऑफ। जब भी आप बैंक से लोन लोगे कोई चीज गिरवी रखोगे नहीं करोगे, क्या जब गिरवी रखोगे उसकी वैल्यूएशन होगी या नहीं होगी। तो जब आपने बैंक से लोन लिया, आपने बिल्डिंग की वैल्यूएशन करवाई 100 करोड़, अब जब आप सेटलमेंट कर रहे हो वो बिल्डिंग बिक रही है तो उसकी वैल्यूएशन आई है 50 करोड़। तो ये डिफरेंस बताना है कि अगर कोई डिफरेंस आया और इसका रीजन भी देना है ये डिफरेंस क्यों आया। समझ आई थी कहानी।
जब भी बैंक से लोन लिया है तो वैल्यूएशन करवाई होगी उस वैल्यूएशन में, और वन टाइम सेटलमेंट का मतलब वो प्रॉपर्टी बिक रही है, अब उसकी वैल्यूएशन करवा रहे हैं। अगर दोनों में डिफरेंस है तो वो भी बताना और रीजन बताना है कि डिफरेंस क्यों है। ठीक है जी। रूल 8 शेल नॉट अप्लाई टू ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। किस पे नहीं लगेगा? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी पे नहीं लगेगा। ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के लिए कौन सा रूल है? रूल 8। चलो जी आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक नोट। क्या नोट एडवाइज करना है आपको? व्हेन डिस्क्लोजर रेफर्ड इन सेक्शन 3 हैव बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल। अगर कोई डिस्क्लोजर फाइनेंशियल में दे दिया है फिर आप वापस बोर्ड रिपोर्ट में दे रहे हो, क्या वो डबल नहीं हो रहा? आपसे ज्यादा काम नहीं करवा रहे? तो क्या बोलेंगे? बोर्ड रिपोर्ट में लिख दो। क्या लिख दो? ये डिस्क्लोजर कहां दे रखा है? हमने फाइनेंशियल्स में दे रखा है, हम मान लेंगे आपने कंप्लाइंस कर दी है। क्या ये गोइंग कंसर्न आपकी फाइनेंशियल्स में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब फाइनेंशियल्स में है तो आप यहाँ बोल दो कि हमने फाइनेंशियल में डिस्क्लोजर दे रखा है, बार बार देने की जरूरत नहीं। वेयर द पॉलिसी रेफर्ड इन क्लॉज ई और क्लॉज ओ ऑफ सेक्शन 134 इज मेड अवेलेबल ऑन कंपनीज वेबसाइट। ये कौन सी पॉलिसी है? ई और ओ ऐसे तो याद नहीं होगी, देख के बता सकते हो। एक तो होगी हमारी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होगी, सीएसआर वाली पॉलिसी होगी। तो अगर वो पॉलिसीज आपने कहाँ डाल रखी है? वेबसाइट पे डाल रखी है। ओ में तो सीएसआर हो गया, और ई के अंदर वो है अपॉइंटमेंट वाली, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है वो वाली है। हाँ, क्योंकि ई के अंदर, क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है उसका डिस्क्लोजर नहीं देना था, लेकिन उस पॉलिसी का देना है कि आप डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट कर रहे हो। और दूसरी कौन सी दे रही है? सीएसआर की दे रही है। तो अगर आपने वेबसाइट पे डाली हुई है तो आप क्या करो, उस वेबसाइट का एड्रेस डाल दो कि यहाँ पे पूरी पॉलिसी डली हुई है, और थोड़े बाद दो बहुत फीचर्स आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी बता दो। बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके हिसाब से बनाओगे आप? स्टैंड। देखो बोर्ड रिपोर्ट एक ही बनती है, लेकिन किसके हिसाब से बनती है? स्टैंड अलोन के हिसाब से बनती है। कंपनी पे चाहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाने हैं, लेकिन बोर्ड रिपोर्ट किसके हिसाब से बनाएगा? स्टैंड अलोन के हिसाब से। लेकिन शैल रिपोर्ट ऑन द हाईलाइट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी। आपकी जो परफॉर्मेंस है किसकी? सब्सिडरीज की, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की, वो आप थोड़ा बहुत टच कर देना। वो क्या कर देना जी? थोड़ा बहुत टच कर देना कि ये हमारी सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर, और उनकी ये परफॉर्मेंस है। इसका फॉर्म होता है एओसी 1। कौन सा फॉर्म होता है जी? एओसी 1। क्या हमने पढ़ा हुआ है एओसी 1? क्या हमने पढ़ा हुआ है एओसी 1? पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है एओसी 1। हाँ, सैलिएंट फीचर ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। तो ये कहाँ लगता है? बोर्ड रिपोर्ट के साथ में लगा देते हैं, और एओसी 4 के अंदर अटैचमेंट लगा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? तो हमने बड़ी कंपनियों की, बड़ी का मतलब स्मॉल और ओपीसी को छोड़ के सारी कंपनियों में बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए हमने पूरा पढ़ लिया है। स्टार्टिंग से बात करें, एनुअल रिटर्न का वेब एड्रेस। दूसरी, कितनी मीटिंग्स हुई है बोर्ड की। तीसरी, ऑडिटर ने जो फ्रॉड पकड़ा है, कौन सा फ्रॉड? जो 1 करोड़ से कम है, सीजी को रिपोर्ट नहीं करना। चौथी बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने जो स्टेटमेंट दी है उसके डिक्लेरेशन दी है उसके ऊपर स्टेटमेंट। पांचवी बात, जिस पे एनआरसी या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी लग रही है उनको बतानी है कि हमने पॉलिसी बनाई है, और पॉलिसी के बारे में डिटेल देनी है कि हम डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, उनके अंदर क्या क्या चीजें हम चेक करते हैं। अगली बात, अगर कोई भी उन्होंने एडवर्स कमेंट दिया है, कोई क्वालिफिकेशन दी है, तो आपको उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन और कमेंट देने हैं। किसके ऊपर? स्टैट ऑडिटर ने जो बताया है, या फिर जो सेक्रेटरियल ऑडिटर ने बताया है। और अब बीच बीच में से बोल सकते हैं हम कहीं से भी। जितना अमाउंट रिजर्व में प्रपोज किया आपने ट्रांसफर के लिए, और डिविडेंड, जितना डिविडेंड आपने रिकमेंड किया है वो भी बताना है बोर्ड रिपोर्ट में। और सीएसआर की पॉलिसी की डिटेल्स होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी पे एक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है। और लोन्स गारंटी कौन से सेक्शन वाले? 186 वाले, वो भी रिपोर्ट करने हैं। 188 के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर्मेट क्या है? AUC2, वो भी बतानी है। और रूल 8 में क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल समरी और चेंजेस। वहां लिखा हुआ था कि आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेंजेस बताने हैं। और कितने डायरेक्टर अपॉइंट हुए, कितने केएमपी अपॉइंट हुए, कितने रिजाइन हुए। और याद करो याद करो याद करो। जो सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर बनी है या हटी है, किस चीज का मटेरियल इफेक्ट आएगा? कब से? फाइनेंशियल ईयर एंड होने से, जिस दिन आप बोर्ड रिपोर्ट बना रहे हो उसके बीच में जो मटेरियल चेंजेस आए हैं वो सारे बताने हैं आपको। और क्या रह गया? डिपॉजिट की कंप्लाइंस हुई है या नहीं हुई है, डिपॉजिट का अमाउंट बिगनिंग में कितना था, एंड में कितना था, डिफॉल्ट आपने किया वो बताना है। कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया हमने, ये भी बताना है।
आईएफएससी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल है तो उसके ऊपर स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक था वो कोई ट्रिब्यूनल का सिग्निफिकेंट ऑर्डर आया हुआ है तो वो भी बताना है। आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी है अगर आपके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, तो इसके ऊपर भी आपको देनी है। अगर आईबीसी में कोई एप्लीकेशन चल रही है तो उसके बारे में बताना है। वैल्यूएशन में जो डिफरेंस आया है वो भी बताना है। वैल्यूएशन में डिफरेंस कब, जब लोन लिया था तब, और वन टाइम सेटलमेंट हो रही है तब। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एवरेज बोर्ड रिपोर्ट, एवरेज का मतलब, एवरेज का मतलब, हाँ तो बताओ क्या। एवरेज का मतलब क्या होता है, पूरी बड़ी नहीं, शॉर्ट, इन शॉर्ट समराइज। तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे इतनी बड़ी बोर्ड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, छोटी बना सकते हो किसके हिसाब से, रूल 8 के हिसाब से और सबसेक्शन 3 के हिसाब से। अब यहाँ पे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो सारा पीछे पढ़ा है ना उसमें से कुछ कंटेंट यहाँ पे डाल दिया। क्या डाल दिया जी, वेब एड्रेस डालना है, मीटिंग ऑफ बोर्ड डालनी है, डीआरएस डालनी है, फ्रॉड बताना है, ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है तो सारे एक्सप्लेनेशन और कमेंट देने हैं ऑडिटर की रिपोर्ट पे, कंपनी का फेयर बताना है, फाइनेंशियल समरी बतानी है, मटेरियल चेंजेस बताने हैं, डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ है, रिजाइन हुआ है वो बताने हैं, कोई मटेरियल ऑर्डर किसी ट्रिब्यूनल ने पास किया तो वो भी बताना है, और कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट रिलेटेड पार्टी वाले एओसी 2 के अंदर, बस इतना ही बताना है जी ओपीसी के अंदर। ठीक है जी। बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ ओपीसी सबसेक्शन 4, देखो जो सबसेक्शन 4 है ना इसकी कोई रेलेवेंस नहीं रही है वैसे। इन केस ऑफ ओपीसी द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड टू बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल मीन अ रिपोर्ट। चलो इसको मत पढ़ो, इसकी अब इतनी रेलेवेंस नहीं, बस इतना याद रखना, ओपीसी और स्मॉल कंपनी में एवरेज बोर्ड रिपोर्ट बनती है। सेक्शन कौन सा है जी, 3A, और रूल कौन सा है, रूल 8, सबसेक्शन 3 है, रूल 8। अब आ गया जी डीआरएस, जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सबसेक्शन 5। DRS refer to in section 134 subsection 3 clause C shall state that, क्या होना चाहिए उसके अंदर, in the preparation of annual account the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure। तो बोर्ड रिपोर्ट में डायरेक्टर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में पहली लाइन क्या बोलेंगे कि जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं ना वो किसके हिसाब से बनाए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए हैं, और अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिपार्चर किया मतलब उसे फॉलो नहीं किया तो उसके रीजंस या एक्सप्लेनेशन भी हम डालेंगे। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर हैज selected such accounting policies and applied them consistently and made judgment and estimate that are reasonable, prudent as to give true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year। क्या कहना चाह रहा है ये, वर्ड अंडरलाइन कर लो, जजमेंट, एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो आपके फाइनेंशियल्स कौन बना रहा है, बोर्ड बना रहा है। क्या जब बोर्ड फाइनेंशियल्स बनाएगा कुछ जजमेंट्स कुछ एस्टिमेट्स लगाएगा, नहीं लगाएगा, कैसे जजमेंट कैसे एस्टिमेट, बिल्कुल जी प्रोविजंस, जब प्रोविजंस बनाते हैं तो क्या एस्टिमेट है या नहीं है, जजमेंट है या नहीं है, तो वो किसने ली है, बोर्ड ने। तो बोर्ड बोलेगा कि जितने भी मैंने जजमेंट ली है, जितने भी मैंने एस्टिमेट ली है, एस्टिमेट्स लिए हैं, वो सब क्या है, हमारे हिसाब से करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर। अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या आपने वो पढ़ाई होगा इन्वेंट्री के केस में, फीफो लिफो कौन सा लगाएं, डिपेंड कर कौन सेलेक्ट करेगा उसे, बोर्ड सेलेक्ट करेगा। तो बोर्ड ने अकाउंटिंग पॉलिसीज ढंग से सेलेक्ट करी है और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। ये हो गई डायरेक्टर्स की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी क्या है, डायरेक्टर हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर सेफगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड अदर रेगुलेटरी। क्या कह रहा है, डायरेक्टर्स ने प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर करी है किस चीज के लिए, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं उनको ढंग से मेंटेन करा है, और उससे क्या हो रहा है, हमारे एसेट्स सेफगार्ड हो रहे हैं और कोई भी फ्रॉड है तो वो पकड़ा जा रहा है। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर्स की। क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं नहीं करने हैं, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ढंग से मेंटेन हो रहे हैं, इसके ऊपर डायरेक्टर एक स्टेटमेंट में लिख देगा। डायरेक्टर हैड प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, ये भी क्या है, डीआरएस है, ये स्टेटमेंट भी आपको लिखनी है क्या, कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं किसके हिसाब से बनाए गए हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए गए। The director in case of listed company has laid down internal financial control to be followed by the company and that such internal financial control are adequate for operating effectively। तो IFSC पे कौन स्टेटमेंट देगा, लिस्टेड कंपनी वाले डायरेक्टर। कौन से डायरेक्टर जी, लिस्टेड कंपनी वाले इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे स्टेटमेंट देंगे। क्या बोलेंगे वो, कि हाँ हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए हैं और वो एडुकेट है और ढंग से काम भी कर रहे हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होते क्या है, नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है। ये क्या है जी, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है जो किस लिए बनाए गए हैं, ताकि बिजनेस तरीके से हो पाए, एफिशिएंटली हो पाए। आपकी कंपनी इस पॉलिसी को आप
सही से अधेर कर पा रहे हो, आप असेट्स को सेफ गार्ड कर पा रहे हो, आप फ्रॉड को डिटेक्ट कर पा रहे हो और प्रिवेंट कर पा रहे हो, कोई भी एरर्स है तो उनको भी डिटेक्ट कर पा रहे हो, प्रिवेंट कर पा रहे हो, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक्यूरेट है एंड कंप्लीट है और टाइमली प्रिपेयर हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है जी आपके इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब है, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्या कंपनी के अंदर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर नहीं होंगी? किसके लिए होंगी? कि हम बिजनेस तरीके से कर पाए, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड सेफ रहे, हमारे असेट्स सेफ रहे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट व्यू। ये क्या होते हैं जी? इंटरनल कंट्रोल। इसका एक एग्जांपल क्या था? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्या हम सीसीटीवी लगाएंगे, क्या ये इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या सीसीटीवी वजह से चोरी रुकेगी नहीं रुकेगी? बिल्कुल। तो भी ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट, द डायरेक्टर हैज डिवाइस प्रॉपर सिस्टम टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल लॉज। आपने अपनी कंपनी में कुछ सिस्टम बनाया है जिससे जितने भी लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है ना, उनकी कंप्लायंस ढंग से हो रही है। क्लियर है जी? ये हो गया हमारा डीआरएस। चलो जी आगे आ जाओ सबसेक्शन 6 पे। द बोर्ड रिपोर्ट एंड एनी एनेक्सियर देट शैल बी साइन्ड। अब बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ ही इज ऑथराइज। अगर चेयरपर्सन ऑथराइज है तो कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन। अगर चेयरपर्सन ऑथराइज नहीं है तो टू डायरेक्टर, उनमें से एक क्या होगा? एमडी और द डायरेक्टर वेयर देयर इज वन डायरेक्टर। ओपीसी के अंदर एक डायरेक्टर। अब इसको मैं ऐसे पढ़ूं, ओपीसी के अंदर वन डायरेक्टर। अगर ओपीसी में दो डायरेक्टर है तो दोनों साइन करेंगे। अगर ओपीसी में एक डायरेक्टर है तो एक साइन करेगा। ठीक है जी। तो साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के अंदर अगर ओपीसी में एक डायरेक्टर तो एक कर देगा, बाकी कंपनियों में चेयरपर्सन, चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर, उनमें से एक कौन? एमडी। क्या यहाँ पे सीईओ, सीएफओ, सीए साइन करेंगे? नहीं जी, वो फाइनेंशियल्स में था, बोर्ड रिपोर्ट में उनकी साइनिंग की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब लास्ट आ गया जी पनिशमेंट। इफ कंपनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा, बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा फॉर नॉर्मल कंपनीज, प्राइवेट एंड ओपीसी के लिए बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या होगा, और बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा। अगर नॉन कंप्लायंस हुई तो ये पनिशमेंट है। क्या लिखा हुआ है जी? कंपनी के ऊपर कितनी? 3 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी? 50,000। ठीक है जी। ये होगी आपकी कंट्रावेंशन। इलस्ट्रेशन 6 पढ़ लो एक बारी। पढ़ लीजिए, कुछ है उसके अंदर ऐसा? ओपीसी हैज ओनली वन डायरेक्टर, तो कितने साइन करेंगे? एक ही कर देगा। ओपीसी हैविंग टू डायरेक्टर्स, तो दोनों साइन करेंगे। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी दोनों करेंगे या खाली बोर्ड रिपोर्ट को दोनों करेंगे? ओपीसी दो डायरेक्टर, क्या फाइनेंशियल में भी दोनों डायरेक्टर से साइन करवाएं या खाली बोर्ड रिपोर्ट में दोनों से करवाएं? बोर्ड रिपोर्ट में तो दोनों से होगा, फाइनेंशियल्स में नहीं। ओपीसी है जिसमें दो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइनिंग में कौन साइन करेगा? एक करेगा या दोनों डायरेक्टर करेंगे? देखो एक बार पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइनिंग पे आओ, क्या लिखा हुआ था वहां पे? पेज नंबर 9.34। इन केस ऑफ ओपीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव्ड ओनली बाय वन डायरेक्टर। ओपीसी के अंदर कितने साइन करेंगे? और ओपीसी में दो डायरेक्टर है तो कर तो कुछ भी सकते हैं। देखो आप कंप्लाइंस से अगर ऊपर कंप्लाइंस करो, अगर आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर है ओपीसी में, हो सकते हैं ना, अगर आप तीनों से साइन करवा रहे हो, कोई गलती है? कोई गलती? ओवर कंप्लाइंस तो कर रहे हो, लेकिन क्या एक ही करे उन तीन में से, काम चल जाएगा? देखो इस लाइन को पढ़ के लग रहा है बिल्कुल चल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन बोर्ड रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? तो दो हैं तो दोनों साइन करेंगे। बोर्ड रिपोर्ट की लैंग्वेज पढ़ो एक बार फिर से 9.42 के अंदर। टू डायरेक्टर वन ऑफ whom shall be MD और द डायरेक्टर वेयर देयर इज वन डायरेक्टर। अगर एक डायरेक्टर है तो एक करे, वरना कितने करे? दो करे। ठीक है जी। तो आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 और कंपनीज एक्ट का अगर बोले तो खतरनाक तो नहीं बोलेंगे, एसबीओ तो था खतरनाक। 135 अच्छा सेक्शन है, बढ़िया सेक्शन है, और इसमें इंडिया ने एक ऐसा काम किया है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। नहीं बताना चाहिए, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। तो 135 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडिया ने एक ऐसा काम किया है जो पूरे दुनिया में और कहीं पे नहीं होता है। इंडिया क्या बन गया है? टॉर्च बियरर। इसमें एक लाइन आएगी, इंडिया क्या बन गया है? टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर का मतलब जो सबको रोशनी दिखा रहा है, बाकी पूरी दुनिया। इंडिया ने इसमें ऐसा काम किया है, इस पे हम कल पढ़ेंगे।
यार हम